शहबाज शरीफ को इस बात की पीड़ा इतनी ज्यादा है कि उनके आजादी वाले दिन भी वो पीड़ा उनके जश्न पर भारी दिखी। रंग में भंग जो पड़ गया और फिर वही गीदड़ भभकी जो पाकिस्तान पिछले 15 महीनों से दे रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। अगर भारत सीधे रास्ते पर ना आया तो उसे सीधा जवाब देंगे। ये भारत को जवाब देने की बातें कह रहे हैं और इससे पहले पाकिस्तान भारत के इस फैसले को एक्ट ऑफ वॉर पहले ही बता चुका है। पानी के लिए युद्ध की बात कह चुका है। पाकिस्तानी न्यूज चैनलों पर बैठने वाले एक्सपर्ट्स तो चिनाब नदी पर बने बांधों को मिसाइल से उड़ाने की भड़काऊ बातें भी करते रहे, लेकिन मजाल है कि मुनीर की आर्मी एक कंकड़ भी भारत की तरफ उछालने का दम दिखा पाए, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की मार पाकिस्तान अभी तक भूला नहीं है और शायद कभी भूल भी नहीं पाएगा। हमारी ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान में 20 जगहों पर हाहाकार मचा दिया था और पाकिस्तान की मिसाइल तो छोड़िए, एक ड्रोन भी भारत की धरती को छू तक नहीं पाया। लेकिन बेशर्मी में अव्वल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपनी जनता से ये झूठ बोलकर तालियां बजवा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। लेकिन पाकिस्तान पर भारत की इस कूटनीतिक मार का क्या असर हो रहा है, पहले तो ये आप पाकिस्तानी अखबार की हेडलाइन देखिए, आप शायद खुद ही समझ जाएंगे। इंडिपेंडेंस रन्स ड्राई, यानी आजादी पर मंडराता सूखा। इस हेडलाइन से पाकिस्तान के अखबार द न्यूज इंटरनेशनल में 13 अगस्त को एक आर्टिकल छपा, जिसमें पॉलिसी एनालिस्ट और रिसर्चर सोहा निसार ने लिखा कि पाकिस्तान की 80% खेती और हाइड्रो पावर सिंधु नदी के पानी पर डिपेंडेंट है। उन्होंने दावा किया कि आजादी के समय पाकिस्तान में हर व्यक्ति के लिए सालाना लगभग 5000 क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध था और आज वो आंकड़ा लगभग 1000 हो गया है। इस लेख में सोहा निसार ने शाहबाज सरकार को नसीहत दी कि पानी के मामले में जवाबदेही के लिए पाकिस्तान का पक्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तभी मजबूत होगा जब वो अपने देश में भी पानी के मैनेजमेंट को बेहतर बना पाएंगे। ये कड़वा सच बताकर पाकिस्तानी रिसर्चर ने खुद अपनी सरकार की वाटर कंजर्वेशन पॉलिसी पर सवाल खड़े कर दिए। मतलब सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद भी सिंधु नदी में इतना पानी बहता है कि अगर पाकिस्तान उस पानी को संजोने का सिस्टम विकसित कर ले तो उसे इस तरह से पानी के लिए रोना धोना नहीं पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की रिपोर्ट्स भी आपको बता देते हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को पानी की जितनी किल्लत सिंधु जल संधि के स्थगित होने से हो रही है, उससे ज्यादा किल्लत खुद उसके पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मिसमैनेजमेंट, यानी खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और कुप्रबंधन की वजह से होता है। पाकिस्तान को मिलने वाले पानी का 50% से ज्यादा हिस्सा उसके खराब कैनाल सिस्टम, यानी कि जो नहर तंत्र होता है, उसकी वजह से या तो बर्बाद हो जाता है या फिर अरब सागर में बह जाता है, क्योंकि उस कैनाल को मैनेज करने का कोई प्रॉपर सिस्टम पाकिस्तान में रहा ही नहीं है। यानी खामी पाकिस्तान के अपने वाटर मैनेजमेंट में है और दोष पड़ोसी भारत को देना है। जिस सिंधु जल संधि के स्थगन को पाकिस्तान नाइंसाफी बता रहा है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उसे असल इंसाफ बता रहे हैं। सुनिए। शुक्र है। तो सिंधु जल संधि को लेकर शहबाज शरीफ की छटपटाहट इसीलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान में अकाल का रेड अलर्ट जारी हो गया है। इसका कारण है सिंधु नदी में पानी की भारी किल्लत, जिसका असर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंचाई नेटवर्क के आंकड़ों में साफ नजर आता है। आप देखिए कि सिंध की जो नॉर्थ वेस्ट नहर को पहले 4260 क्यूसेक पानी मिलता था, अब 2100 क्यूसेक पानी इसे मिल रहा है। सिंध के राइस नहर को पहले 8700 क्यूसेक पानी मिलता था, अब 5300 क्यूसेक पानी मिल रहा है। दादू नहर है, इसको 5997 क्यूसेक पानी मिलता था और अब सिर्फ 860 क्यूसेक पानी मिल रहा है। सिंध की नारा नहर में 13037 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता था और अब ये लगभग 8820 क्यूसेक हो गया है। और
कोटरी बैराज को पहले 26,900 क्यूसेक मिलता था, जो अब घटकर सिर्फ 11,905 क्यूसेक पानी मिलने लगा है। यानी सिंध की सभी नहरों के कोटे में औसतन करीब 52% कटौती हो गई है और इसीलिए शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में अकाल और भुखमरी का डर सताने लगा। इस बलोच लड़की ने आज पाकिस्तान की आजादी का जश्न नहीं मनाया। इस लड़की ने यहां ब्लैक डे मनाया। इसने पाकिस्तान के झंडे को आग के हवाले कर दिया, जो हम आपको दिखा नहीं सकते। लेकिन इस लड़की ने बलूचिस्तान का नया झंडा लहराया, देखिए तस्वीरों में, और इसके बाद भारत का तिरंगा चूमकर ये संदेश दिया कि उन्हें पाकिस्तान से आजादी चाहिए और भारत उनका दोस्त है। यही हाल पीओके में देखने को मिलता आया है। आज पीओजेके में पाकिस्तान से आजादी के नारे लगे। एक रैली आयोजित की गई जिसमें वहां की राजनीतिक पार्टी जेएएसी ने एक ऐसा ऐलान किया, सुनकर शहबाज शरीफ के पसीने छूट गए होंगे। पीओके के लोगों ने ऐलान कर दिया कि वो अब से पाक सरकार को ना बिजली ना पानी का बिल भरेंगे, ना ही इनकम टैक्स देंगे। पहले तो सुनिए इन लोगों की बातें। तो आज पीओके के लोगों ने जम्मू कश्मीर से अपने इलाके की तुलना की। जेएएसी यानी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेताओं ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 6 ऐसे आधुनिक अस्पताल हैं कि वहां के मरीजों को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पीओके के सभी अस्पताल मरीजों को रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अस्पतालों में रेफर कर देते हैं। हम आपको वो बयान भी सुनवाएं, उससे पहले एक कश्मीर की 2 तस्वीरें देख लीजिए। एक तरफ जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है और दूसरी तरफ पीओके में लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां जम्मू कश्मीर में लोग देशभक्ति के नारे लगा रहे हैं, तो वहां पीओके में लोग आजादी मांग रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लोग खुशहाल हैं, पीओके में लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव में बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। पहले सुनिए इन लोगों को। तो अगर पाकिस्तान आतंक को पनाह देने का रास्ता छोड़कर अमन और शांति के साथ अपने मुल्क के विकास पर ध्यान देता, तो बलूचिस्तान से पीओके तक उसे बगावत का विरोध इस हद तक नहीं झेलना पड़ता। लेकिन पाकिस्तान पैदा होने के दिन से ही उस नीति पर चलता है कि अपनी एक आंख भले ही फूट जाए, पड़ोसी की दोनों आंखें फूटनी चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान अपनी नफरती नीतियों की आग में दिन ब दिन खुद झुलस रहा है। तो सोचा है कभी, अब हम आपको दिखाते हैं आज प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर के बारे में बताएंगे, जो तमिलनाडु के तंजावुर में है। इसे राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। मंदिर 1003 से 1010 ईस्वी के बीच महान चोल सम्राट राज चोल प्रथम ने बनवाया था। इसे द्रविड़ वास्तुकला शैली में विशाल ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया है। विशाल नंदी और भव्य गोपुरम इसे बेहद खूबसूरत बनाते हैं। मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया है। लेकिन मंदिर की एक और खासियत है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। दरअसल इस मंदिर के बाड़े की उत्तरी दीवार पर एक महत्वपूर्ण शिलालेख है। इसमें मंदिर में काम करने वाले और सहायता पाने वाले लोगों का पूरा ब्यौरा दर्ज है। शिलालेख में उनकी मजदूरी, काम और नाम का उल्लेख है। दीवार पर 600 से ज्यादा नाम शामिल हैं, जिसमें पुजारियों के नाम, दीप जलाने वाले, धोबी, दर्जी, जौहरी, कुम्हार, बढ़ई, पवित्र छत्र उठाने वाले से लेकर संगीतकार और नृत्य करने वालों तक का जिक्र है। मंदिर से जुड़े इन लोगों को जमीन या फसल के रूप में मजदूरी दी जाती थी। बताते हैं कि मंदिर में ये सेवाएं आमतौर पर पार्ट टाइम हुआ करती थी। यानी 1000 साल पुराना ये मंदिर सिर्फ अपनी भव्यता की नहीं, श्रम के सम्मान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये दिल्ली में कांग्रेस के कार्यक्रम का वीडियो है जिसे मॉनसून सत्र में समापन पर बुलाया गया था और खास तौर से रचनात्मक कांग्रेस इस कार्यक्रम को नाम दिया गया। इस वीडियो को टीम राहुल ने रचनात्मकता के नाम पर ही वायरल भी किया। राहुल गांधी का ये वीडियो आपको किसी स्टैंड अप कॉमेडियन, शायद समय रैना के विवादित शो की याद दिला दे। इंडियाज गॉट लेटेंट शो, जिसके अश्लील और वल्गर कमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बेहद सख्त रुख अपनाया था और टिप्पणी करने वाले पैनलिस्ट्स को कड़ी फटकार लगाई थी।
इस शो के कंटेंट को लेकर देश भर में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी, क्योंकि इसे सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए भुनाया गया था। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि इस बार के मॉनसून सत्र में संसद परिसर के अंदर कांग्रेस के तरह तरह के प्रदर्शन के तुरंत बाद इस वीडियो को वायरल करने का मतलब भी यही है? राहुल को अब कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है, इसीलिए अपने और अपनी ही पार्टी के पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस के लिए वो जानबूझकर सतही राजनीति पर उतर आए हैं। जिन विपक्षी पार्टियों के समर्थन से उन्हें नेता विपक्ष का पद मिला, उनके लिए भी राहुल को डिफेंड करना अब इतना मुश्किल होता जा रहा है। ये सर्वथा अनुचित है, गैरशालीन है, और ये मैं आज ही नहीं कह रहा हूं, मैं इस पर लिख रहा हूं लगातार कि क्या विरोध गरिमामय नहीं हो सकता, क्या प्रतिस्पर्धा शालीन नहीं हो सकती है। तो राहुल लोकसभा में नेता विपक्ष हैं। सोचिए, नेता विपक्ष का पद एक संवैधानिक और बेहद जिम्मेदारी वाला पद होता है, और ऐसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति से अंतरराष्ट्रीय कूटनीति पर बेहद गंभीर भाषा की उम्मीद की जाती है। लेकिन राहुल गांधी ने यहां डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल को तोड़ा भी है। उनके मंच पर भारत के मित्र राष्ट्र इटली की महिला पीएम पर अशोभनीय टिप्पणी भी की गई। विदेशी पीएम पर ऐसा कटाक्ष परिपक्व राजनीति का लक्षण तो बिल्कुल नहीं है, और ऐसे ओछे कमेंट्स सोचे विदेशों में पहुंचेंगे तो भारत की छवि का और भारत की साख दोनों को कैसा धक्का लगेगा। क्या इस बारे में राहुल को नहीं सोचना चाहिए? नेता विपक्ष भी इससे बच ना पाएंगे। इटली जाएंगे, उनसे भी वहां पर इस मुद्दे को लेकर तीखे सवाल तो पूछे ही जाएंगे ना। कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत की विदेश नीति के प्रति जो टिप्पणी की है, वो अत्यंत निम्न स्तरीय और निंदाजनक तो है ही, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही पीड़ा देने वाली भी है। तो देखिए, बीजेपी को मौका मिल गया है। बीजेपी कह रही है कि राहुल के मन में पीएम मोदी को लेकर गहरी कुंठा भरी हुई है, लेकिन सवाल यह कि राहुल गांधी कांग्रेस का पास्ट भी भुला देंगे क्या? उन्होंने कह तो दिया कि सिर्फ गले लगाना विदेश नीति नहीं होती है, लेकिन वो ये भूल गए कि पीएम मोदी को घेरने के लिए जो चक्रव्यूह रच रहे हैं, उसमें पहले कांग्रेस की ही किरकिरी हो जाएगी। पहले जरा इस वीडियो को देखिए, जिसे बीजेपी ने पलटवार में जारी किया और राहुल से पूछा है कि ये क्या है, और इस पर भी कुछ कह दें। इस वीडियो को क्यों भूल गए? ये भी तो गले लगने की डिप्लोमेसी है, और हग डिप्लोमेसी जिसे वो लेकर मजाक उड़ा रहे हैं। ये वीडियो आपको मैं बता देती हूँ 7 मार्च 1983 का है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 7वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का। क्यूबा के राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो ने इस सम्मेलन के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी को गले लगाया था, बेहद ही फॉर्मली, एक हग डिप्लोमेसी जैसे कह रहे हैं। और तब कास्ट्रो अचानक आगे बढ़े, इंदिरा गांधी कुछ पल के लिए चौंक भी गई, फिर वो आगे बढ़कर फिदेल कास्ट्रो के गले लगी। तब हॉल में मौजूद 100 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों ने इस गर्मजोशी भरे पल का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। 7 मार्च 1983 का ये वीडियो ऐतिहासिक बन गया। इसे दुनिया ने नाम दिया बेयर हग, अचानक गले लगने की डिप्लोमेसी। अब बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि इस वीडियो पर मेलिनी वाली टिप्पणी क्यों नहीं करते राहुल गांधी। राहुल को अगर नहीं पता है कि पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह तक कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने गले लगने की डिप्लोमेसी को खूब आजमाया है और उससे भारत के पक्ष में ग्लोबल माहौल भी बनाया, तो हैरानी की बात है। मैं बारी बारी से सारी तस्वीरें आपको दिखा रही हूं और सब पर गौर करिएगा। सबसे जुड़ी एक से एक कहानियां भी हैं। अभी वक्त नहीं है उन कहानियों को आपको सुनाने का, लेकिन आप सोशल मीडिया से लेकर इतिहास के आईने में इन कहानियों को देख सकते हैं, परख सकते हैं, उसके इम्पैक्ट का आकलन कर सकते हैं। पब्लिक डोमेन में अगर इन तस्वीरों पर ओछे कमेंट्स होंगे तो क्या राहुल गांधी बर्दाश्त कर पाएंगे? राहुल गांधी की तो छोड़िए, कोई भी कांग्रेसी ऐसे भद्दे, गंदे, अभद्र टिप्पणियां बर्दाश्त कर पाएगा क्या? संदीप दीक्षित बर्दाश्त कर पाएंगे जो राहुल के गले उछलकर जा लगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन मोदी विरोध की राजनीति में राहुल और उनकी कोर टीम ये भूल गई है कि तीर पलट कर भी आ सकता है। हैरानी तो इस बात पर है कि इस एक्ट पर कांग्रेस को अभी भी अफसोस नहीं है। वो इसे डिफेंड करने में लगे हुए हैं और अंदाज भी चोरी और फिर सीना जोरी वाला है।
नहीं, मेरा ख्याल है कि लाइटर मूड में उन्होंने ऐसा कहा होगा, उसको सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है और सबसे बचना चाहिए, ऐसी भाषा से बचना चाहिए। तो अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करने के लिए भारत की कूटनीति को, देश की साख को दांव पर लगा दीजिए और फिर कहिए कि इसे सीरियसली लेने की क्या जरूरत है। देखिए कैसे राहुल गांधी ने ये सब कुछ किया और लाइटर मूड में ऐसा कहा। ये सब कांग्रेसी अभी कह रहे हैं, गजब तो है ही। ये इस तरह की सफाई देने के बाद भी कांग्रेस सोशल मीडिया पर वीडियो को प्रमोट कर रही है। यानी ये मान लिया जाए कि कांग्रेस नेतृत्व और उनके पूरे नेता भी लाइटर मूड में किसी भी महिला की मर्यादा पर कीचड़ उछाल सकते हैं। शायद इसीलिए आज तक राहुल गांधी को कोई भी सीरियस नेता के तौर पर नहीं लेता है और इसी बात ने बीजेपी को मौका दे दिया। वो राहुल के संस्कार और परवरिश पर सवाल उठाने लगी है। राहुल गांधी जी के लिए मैं इतना ही कहूंगा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जनता ने जिनको 3 बार नकारा, अब वो गाली गलौज पर उतर आए हैं, ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। राहुल गांधी जी की भाषा अमर्यादा और अहंकार से भरी नजर आती है। राजनीति में मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अशोभनीय टिप्पणी, संवैधानिक पदों का अपमान, ये एक आदत सी बन गई है राहुल गांधी जी की। अब तो लगता है राहुल गांधी जी का पालन पोषण और संस्कार, इस पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। तो देखिए अब बीजेपी को मौका मिल गया है राहुल गांधी पर हमलावर होने का और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी को एक स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह समझने लगे हैं। और कहे भी क्यों ना, राहुल गांधी ने जिस मंच से जिन नेताओं के बीच देश के प्रधानमंत्री, और सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं, किसी और मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष को भी उसमें घसीटा, वो भी महिला नेता को, तो राहुल की किरकिरी होना तय है। राहुल गांधी के मंच से जिस तरह जानबूझकर राजनीतिक नैतिकता को दांव पर लगाया गया, दुनिया को उस पर टिप्पणी करने का मौका मिला, क्या ये बुद्धिमानी है? कहां की बुद्धिमानी? ऐसी हरकतें नेतृत्व की परिपक्वता और गंभीरता पर सवाल उठाती हैं। हकीकत तो यह है कि कांग्रेस के दौर में भी व्यक्तिगत कूटनीति और गर्मजोशी का इस्तेमाल होता था। राहुल जी, मोदी ने इसे अपनी शैली का हिस्सा बना लिया, स्टाइल बना लिया, जिसे हम एक हग डिप्लोमेसी कहते हैं। दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी विदेश नीति को धार देने के लिए इसे अपनाया है, आजमाया है, और इसमें गलत क्या है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, यूरोपियन यूनियन के पूर्व अध्यक्ष जीन क्लाउड जंकर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के दिवंगत प्रधानमंत्री शिंजो आबे को याद कर लीजिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, पश्चिम देशों के कई नेताओं से सार्वजनिक रूप से गले मिलते रहे हैं और अब अफ्रीकी देशों के नेता भी पीएम मोदी की हग डिप्लोमेसी को फॉलो करते हैं। उदाहरण के तौर पर कीनिया के पूर्व राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा को आप याद कर सकते हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो आमतौर पर हैंडशेक पसंद करते हैं। कई मौकों पर ये दोनों नेता गले मिलते देखे गए हैं। कूटनीति के विशेषज्ञ मानते हैं कि जब दो शीर्ष नेता कैमरे के सामने गले मिलते हैं तो वो केवल उनकी व्यक्तिगत दोस्ती नहीं होती है, बल्कि दुनिया को ये संदेश देना होता है कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहद गहरे और बहुत मजबूत हैं। वहीं राहुल मोदी सरकार के खिलाफ अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करने के लिए इसे कितने गलत तरीके से खारिज करना चाहते हैं, इसका मजाक उड़ाना चाहते हैं। मोदी के गले लगने की विदेश नीति ने भारत के लिए आखिर क्या किया? नेता विपक्ष को अब चलिए ये भी हम गिना देते हैं। आज 38 से ज्यादा देशों के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। राहुल जी, कांग्रेस की सरकार में सिर्फ 6 देशों, वो भी आसियान के देश, उन्हीं से हमारा फ्री ट्रेड होता था, एग्रीमेंट होता था। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए भारत को बेहद सस्ती दर पर जापान ने आर्थिक मदद दी है। बेहद सस्ती का मतलब आप समझ रहे हैं, 0.1% इंटरेस्ट पर, यानी कि टोटल 1% भी नहीं, 0.1, यानी कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर इतना इंटरेस्ट दिया जा रहा है।